Hello everyone, welcome to this amazing platform of our channel Panesha for Competitive Examinations and I am पीयूष। तो जैसा कि आपको पता है हम अभी अपना 1300 प्लस कॉमन एरर्स विद रूल्स एंड एक्सप्लेनेशन का कोर्स कर रहे हैं और इसमें हम बेसिकली क्या कर रहे होते हैं, पार्सिंग का यूज़ कर रहे होते हैं अपने रूल्स को समझने में। रूल्स के बेसिकली हम रूल्स के पीछे क्या लॉजिक रहा है उन सारे लॉजिक्स को हम समझने की कोशिश कर रहे होते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमारा सेशन चल रहा है, आज का हमारा डे 9 है, ठीक है ना। तो इससे पहले कि अगर आपने डे 8 तक नहीं देखा है तो जाके देख लेना, क्योंकि सारी चीज़ें आपकी मैं धीरे धीरे कनेक्ट करके चलना चाह रहा हूँ। और ये जो आपकी 1300 प्लस एरर्स होंगी, इनके माध्यम से हम क्या करेंगे, इनको मीडिएटर बना के हम पूरी ग्रामर को कवर कर लेंगे, ठीक है ना। इनके हम इनको मीडियम बना के क्या कर रहे हैं, ग्रामर को कम से कम 2-3 बार पूरा 360 डिग्री कवर कर लेंगे। ऐसे हमारा क्या हो जाएगा, आपका चाहे CHSL का एग्जामिनेशन हो, चाहे आपका CGL Tier 2 का एग्जामिनेशन हो, ठीक है, दोनों में ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो इस तरीके से हम चीज़ों को कर रहे होंगे, ठीक है ना। इसके आपका जो ये जो क्वेश्चन है सारे प्रीवियस ईयर पेपर क्वेश्चन रहेंगे आपके इसमें SSC के, तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। और ये मैं लेके आया हूँ एंड ये किसके लिए यूज़फुल है, तो SSC CGL प्री एंड मेंस के लिए, CHSL के लिए, CPO प्री एंड मेंस के लिए, SSC स्टेनोग्राफर के लिए, ठीक है ना। ये आपके जितने भी एग्जामिनेशन हो गए ना SSC वगैरह के, या फिर इसके अलावा आपके स्टेट एग्जामिनेशन भी हो जाते हैं, तो इंग्लिश जिसमें भी आनी है ना, कॉमन एरर्स वाले सेक्शन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ही हो जाते हैं, क्योंकि सारे लगभग रूल्स इसमें कवर हो जाते हैं। जितनी भी बातें हैं सारी एरर्स में आपकी कवर हो जाएंगी, ठीक है ना। इसके अलावा आपका वोकैब स्पेशल कोर्स चल ही रहा है, तो जाके आप वो भी देख सकते हो, जिससे कि आपकी वोकैब भी वहाँ से स्ट्रांग हो जाएगी। और वो जो वोकैब है सारी आपकी इंपॉर्टेंट वोकैब कराई जा रही है, जिसमें कि बहुत ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट होते हैं, टॉप वर्ड्स होते हैं, वो कराए जा रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले तो वो जाके आप देख लेना, क्लियर है। अब देखो, अब अपने पास क्या है, ये अपने कोर्सेज हैं थोड़े, आप जाके देख लेना। SSC CGL Tier 1 के 2019 वाले 18 सेट आपके पूरे सॉल्व कराए जा चुके हैं, वो जाके आप देख लेना। स्टैटिक जीके का प्रीमियम कोर्स चल रहा है। अगर आप CHSL या फिर आपका आने वाला CGL 2020 है, उसके एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए कोर्स हो जाता है, ठीक है ना। NTPC करवा रखे हैं, हॉट्स क्वेश्चन सीरीज़ अगर आप Tier 2 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो ये सीरीज़ ज़रूर देखें, ठीक है ना। इसके अलावा CHSL का मैथ्स का क्रैश कोर्स चल रहा है, ठीक है ना, तो वो भी आप जाके देख सकते हो, सारा आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, ठीक है ना। एक बार जाके चेक कर लेना। खैर, अब फटाफट से आ जाते हैं अपने डे 9 पर, ठीक है ना। ये तो आपका डे 8 हो गया। डे 8 में हमने कहाँ तक कर लिया था, तो हमने 145 142 तक कर लिया था, ठीक है ना। अब हमारा डे 9 है, तो डे 9 का डिस्कशन शुरू करेंगे। देखो भाई, पहला क्वेश्चन कौन सा है, 143 आता है डे 9 में अपने पास। तो बड़े ही ध्यान से समझेंगे, चीज़ों को समझते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। देखो पहला क्वेश्चन क्या है अपने पास, द इंटरिम रिपोर्ट डज नॉट एनालाइज थॉरोली द प्रिंसिपल कॉजेज ऑफ द डिजास्टर। यानी कि जो इंटरिम रिपोर्ट है वो एनालाइज नहीं करती है जो उसके प्रिंसिपल कॉजेज। अब ये देखो, यहाँ पर आपके दो वर्ड होते हैं, यहाँ पर मैं आपको दो वर्ड बताना चाहूँगा। जैसे सबसे पहला आपका हो जाता है एक प्रिंसिपल, प्रिंसिपल, ठीक है। और फिर आपका एक आता है कौन सा, प्रिंसिपल, ठीक है ना। तो इन दोनों वर्ड में अंतर क्या होता है एक बार देख लेना, तो हमें पता चल पाएगा किसका यूज़ हमें कहाँ पर करना होता है, ठीक है ना। तो जो प्रिंसिपल होता है इसका तो मतलब होता है अ जनरल रूल, a general rule that someone's behavior behavior, ठीक है ना। ये स्पेलिंग में आपका यहाँ पर आई लिखा हुआ है, और आइडिया डिपेंड्स, ठीक है। तो इसका मतलब कि जिस भी आपका कोई किसी का जनरल रूल है, जैसे मैं बोलूँ कि मेरी ज़िंदगी के कुछ अलग सिद्धांत है, मेरे ज़िंदगी के कुछ अलग प्रिंसिपल्स है, ठीक है ना। तो मैंने जो अपनी वैल्यूज सेट की होंगी, जो मेरा बिहेवियर है उसके अकॉर्डिंग जो मेरा जनरल रूल बना होगा, उसको मैं प्रिंसिपल बोल देता हूँ। या फिर मैंने ऐसे बोल दिया आर्किमिडीज प्रिंसिपल, तो आर्किमिडीज ने जो भी अपना आइडिया वहाँ पर दिया है, उनका जो भी वहाँ से रूल निकला है, उनके आइडिया को अप्लाई करने से वो उनका क्या हो गया, प्रिंसिपल हो गया। तो प्रिंसिपल क्या होता है, आपका एक जनरल रूल होता है, एक जनरल आइडिया होता है, या जनरल उसका बिहेवियर होता है, ठीक है ना। तो प्रिंसिपल हमारा आपको समझ में आ गया। अब लेकिन अगर मैं प्रिंसिपल की बात करता हूँ, तो प्रिंसिपल आपका क्या होता है, चीफ। ये होता है आपका अ चीफ। ये ए और चीफ के बीच में डिफरेंस है, ये जरा हटा देता हूँ, अलग से देखते हैं इसको। देखो भाई, प्रिंसिपल क्या होता है, प्रिंसिपल आपका होता है अ चीफ, यानी कि कोई इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, या फिर मैं बोल दूँ मेन पॉइंट भी हो सकता है आपका, ठीक है ना, मेन पॉइंट। या फिर आपका यहाँ पर कोई पर्सन भी हो सकता है, इंपॉर्टेंट पर्सन, या फिर मेन पर्सन, है ना। तो जो भी आपकी इंपॉर्टेंट पर्सन हो रही होती है, इंपॉर्टेंट चीज़ हो रही होती है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, या फिर इंपॉर्टेंट थिंग है, कोई भी चीज़ हो सकती है, ठीक है ना, समवन या समथिंग। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं प्रिंसिपल का। तो यहाँ पर आप क्वेश्चन में देखो क्या बोल रहे हैं हमसे, द इंटरिम रिपोर्ट डज नॉट एनालाइज। तो जो इंटरिम रिपोर्ट है उसमें जो प्रिंसिपल कॉजेज हैं उनको थॉरोली एनालाइज नहीं किया गया डिजास्टर के। यानी कि यहाँ पर क्या होगा, मेन की बात हो रही, तो यहाँ पे रूल तो है नहीं, जो मेन कॉजेज हैं उनको एनालाइज नहीं किया गया थॉरोली, है ना। तो यहाँ पर आपका प्रिंसिपल यूज़ नहीं होगा, क्या यूज़ होगा आपका, यहाँ पर प्रिंसिपल यूज़ होगा। क्लियर है, समझ में आ गया सबको भाई, इसको नोट कर लेंगे आप। कौन सी सेक्शन में एरर है, अपनी सेकंड वाले सेक्शन में एरर है। क्लियर हो गया, चलो अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं फटाफट से। अब देखो भाई, हमें क्वेश्चन नंबर 144 में क्या बोला गया है, द आइटम्स आई लाइक्ड मोस्ट वर द रोजवुड कार्विंग्स
एंड द टीक वुड फर्नीचर्स ऑफ डच डिज़ाइन। यानी कि जो आइटम मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आए उनमें से एक तो है आपका रोजवुड कार्विंग, यानी कि जो रोज़ की वुड पर कार्विंग की गई है, ठीक है ना। और दूसरा है अपना टीक वुड फर्नीचर्स, यानी कि जो टीक वुड के फर्नीचर हैं। अब देखो जो फर्नीचर होता है ना, उसमें आपका फर्नीचर में जैसे ये बोल दिया मैंने फर्नीचर, अब इस फर्नीचर के अंदर आपका सोफ़ा सेट भी हो सकता है, ठीक है, इसके अंदर आपका बेड भी हो सकता है, इसके अंदर आपकी अलमीरा भी हो सकती है, ठीक है ना। तो फर्नीचर के अंदर आपकी ऑलरेडी सारी चीज़ें इंक्लूड होके आती हैं, तो हमें कभी भी फर्नीचर का प्लूरल बनाना नहीं होता है, ठीक है। बात को समझ पा रहे हैं? क्यों नहीं बनाना होता? क्योंकि फर्नीचर के अंदर ऑलरेडी सारी चीज़ें आपकी इंक्लूडेड होती हैं। अगर मैंने फर्नीचर बोल दिया, इसका मतलब कि आपके घर पर जो भी वुडन सामान है, लेट से आपके मैं सोफ़ा की बात करूँ, बेड की बात करूँ, अलमीरा की बात करूँ, तो ये सारा आपका फर्नीचर के अंदर ही आता है। तो हम इसमें क्या यूज़ करते हैं, इसके प्लूरल नहीं बना रहे होते हम फर्नीचर का, ठीक है ना। तो फर्नीचर्स नहीं आएगा आपका, क्या आ जाएगा? फर्नीचर आएगा, क्योंकि आपकी कोई काउंटेबल नाउन नहीं है फर्नीचर। क्लियर है? फर्नीचर कभी भी याद रखना, फर्नीचर क्या है आपकी? अनकाउंटेबल नाउन है। तो ये छोटी सी बातें हैं जो आपकी क्वेश्चन में पूछ ली जाती हैं कभी कभार, तो ये हमने यहाँ पर देख लिया। क्लियर हो गया? यहाँ पे आप फर्नीचर्स का यूज़ नहीं करेंगे, फर्नीचर का करेंगे। किस में एरर आ गई? थर्ड वाले सेक्शन में एरर आ गई। क्लियर हो गया? चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 145 क्या है? अ पार्ट ऑफ द ट्रेनिंग दे ऑफर्ड वॉज रियल गुड, यानी कि जो एक पार्ट है आपका ट्रेनिंग का जो उन्होंने ऑफ़र किया था वॉज रियली गुड। यहाँ पे आपका क्या आना चाहिए? देखो रियल का मतलब मैं ज़रा आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा, बहुत सारे बच्चे मिस्टेक करते हैं यहाँ पर। एक होता है आपका रियल और एक होता है आपका रियली, ठीक है। तो सबसे पहली बात, रियल क्या होता है? रियल आपका एक एडजेक्टिव होता है, ठीक है ना। अगर मैं बात करूँ, एडजेक्टिव होता है रियल। तो एडजेक्टिव जैसे अगर मुझे रियल की बात करनी है, कोई चीज़ जिन्यून हो, ठीक है ना, तो उसके लिए हम क्या बोल देते हैं? कोई क्या हो आपका जिन्यून चीज़ हो, या फिर कोई आपकी एक्चुअल में हो, कोई चीज़ एक्चुअली प्रेजेंट हो, ठीक है ना, तो उसको हम क्या बोल देते हैं? रियल है। अब इसका मैं आपको एग्जांपल बताना चाहूँगा, यहाँ पर कलर का चेंज कर लेता हूँ। देखो जैसे अब इसका एडजेक्टिव की तरह यूज़ कैसे होता है, जैसे अगर मैं बोलूँ ही इज़ अ रियल मैन, सुना है ना आपने, हम कभी कभी बोल देते हैं ही इज़ अ रियल मैन, मतलब वो क्या है कि एक सही बंदा है, मतलब वो जिन्यून बंदा है अपने आप में, वो कभी भी गलत काम नहीं करता है, सच ही बोलता है हमेशा, ठीक है ना। तो वो क्या है? एक रियल मैन है, जिन्यून बंदा है, वो जिन्यून आदमी है, ठीक है ना। तो आपका यहाँ पर रियल कैसे यूज़ हो गया? देखो ये मैन क्या है? आपका नाउन है, इस नाउन को क्वालिफाई कौन कर रहा है? रियल कर रहा है, आपका एज एडजेक्टिव यूज़ हो गया। क्लियर है? बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अब अगर मैं ऐसे ही आपके रियली की बात करूँ, तो रियली क्या होता है आपका? रियली होता है एडवर्ब। क्या होता है? रियली एडवर्ब होता है। अब जरा मैं ये सारी चीज़ें हटा रहा हूँ, नोट करना और नोट कर लेना। रियली के बारे में समझते हैं थोड़ा सा, ठीक है ना। रियली क्या हो गया आपका? रियली हो जाता है आपका एक एडवर्ब। अच्छा एडवर्ब कैसे हुआ रियली का? जैसे अगर मैं यहाँ पे एक एग्जांपल देना चाहूँगा, एग्जांपल नोट करें, जैसे कि आई एम रियली सॉरी। क्या बोला मैंने? आई एम रियली सॉरी। तो ये जो सॉरी है, या सॉरी आपका नाउन है क्या? नहीं, ये सॉरी नाउन नहीं है, ये आपका है एडजेक्टिव। क्लियर है? ये आई क्या हो जाएगा? सेंटेंस की पार्सिंग करते हैं तो ये देखो आई हो जाएगा अपना सब्जेक्ट, एम हो जाएगा इसका लिंकिंग वर्ब होगा यहाँ पर। बात को समझ पा रहे हैं? लिंकिंग वर्ब होगा ये, ना कि आपका यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब ना मेन वर्ब, क्योंकि एज अ मेन वर्ब काम कर रहा है, काम इसका क्या है? मेन वर्ब का है, तो ये एज अ लिंकिंग वर्ब बोलेंगे हम इसको, ठीक है ना। कभी भी कोई भी हेल्पिंग वर्ब आपका मेन वर्ब का काम करने लगे तो हम उसे क्या बोल देते हैं? लिंकिंग वर्ब बोल देते हैं, ठीक है। तो धीरे धीरे हम इन चीज़ों को भी समझते जाएंगे। अब देखो सॉरी क्या है? सॉरी यहाँ पर एक एडजेक्टिव है, यानी कि ये यहाँ पर आपका ऑब्जेक्टिव नहीं, एक सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है, क्योंकि सॉरी क्या कर रहा है? आपको आई के बारे में बता रहा है। आई क्या है? मतलब मैं क्या हूँ? अपने आप में सॉरी फील कर रहा हूँ, ठीक है ना। अब ये एडजेक्टिव हो गया। रियली क्या कर रहा है? सॉरी को इंटेंसीफाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है? सॉरी को इंटेंसीफाई ही तो कर रहा है, इसके बारे में बता रहा है, मैं सॉरी हूँ बहुत ज़्यादा, रियली में, सच्ची में बहुत सॉरी हूँ मैं। तो रियली क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर? एडवर्ब हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? क्लियर है? ठीक है ना, समझ में आ रही है अब बात आपको? अब ऐसे ही अगर मैं आपको एक और एग्जांपल देना चाहूँ तो एक और एग्जांपल ले लो। शी वॉज ड्राइविंग रियली फास्ट, यानी कि वो क्या कर रही थी? बहुत ही ज़्यादा फास्ट चला रही थी गाड़ी को, ठीक है ना। तो क्या हो गया यहाँ पे अपना? शी तो हो गया सब्जेक्ट, ठीक है। वॉज क्या हो जाएगा यहाँ पर? बोलो फटाफट से, हेल्पिंग वर्ब होगी, ठीक है ना। और आपका ड्राइविंग क्या हो जाएगी यहाँ पर? मेन वर्ब हो जाएगी। लेकिन ये जो फास्ट है ना, फास्ट आपको फास्ट क्या नाउन होता है क्या? नहीं, फास्ट क्या होता है आपका? एक एडजेक्टिव होता है। क्लियर है? तो ड्राइविंग कैसी कर रही थी? फास्ट कर रही थी। अच्छा फास्ट क्या होता है? एडजेक्टिव होता है क्या? क्लियर है? अब यहाँ पर रियली क्या कर रहा है? रियली फास्ट के बाद फास्ट को भी इंटेंसिफाई कर दे रहा है। अब ज़रा मुझे एक बात बताना, ये फास्ट अपना एडजेक्टिव होगा या एडवर्ब होगा? हाँ भाई,
फास्ट अपना एडजेक्टिव निकल के आएगा कि एडवर्ब निकल के आएगा? तो फास्ट क्या चला रही थी? तो वो क्या कर रही थी? वो फास्ट थी क्या? नहीं, आपकी ड्राइविंग वो फास्ट कर रही थी। यानी कि इसने किसके बारे में बताया? वर्ब को क्लासिफाई किया, तो ये एडजेक्टिव नहीं होगा, एडवर्ब होगा, ठीक है ना? इन चीज़ों को याद रखा करो। यहाँ पे आपको कमेंट करना चाहिए था कि सर ये क्या हो गया, ठीक है ना? तो ऐसी चीज़ों को बिल्कुल ध्यान से सुना करो, समझा करो मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है ना? तो फास्ट क्या होगा? आपका एडवर्ब होगा। अब एडवर्ब को जो क्वालिफाई रियली क्या कर रहा है? फास्ट को इंटेंसिफाई कर रहा है। अब जो एडवर्ब को भी क्वालिफाई कर दे उसे हम क्या बोलते हैं? एडवर्ब ही तो बोलते हैं। एडवर्ब एडवर्ब को क्वालिफाई कर सकता है, ठीक है ना? याद रखना हमेशा, एडवर्ब के साथ एक और एडवर्ब आ सकती है, ठीक है ना? क्योंकि एडवर्ब एडवर्ब को क्वालिफाई करता है। क्लियर है? चलो, अब ये रियली क्या हो जाएगा? आपका एडवर्ब हो जाएगा। इस तरीके से आपकी चीज़ें क्लियर हो गई। अब देखो अपने सेंटेंस में क्या बोला गया है? अ पार्ट ऑफ द ट्रेनिंग, अ पार्ट को मैं क्या बोल दूंगा? सब्जेक्ट बोल दूंगा यहाँ पर। ऑफ क्या हो जाएगा? अपना प्रपोजिशन हो जाएगा। इसके बाद में ये प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो जाएगा क्या? ट्रेनिंग। ट्रेनिंग क्या है आपका यहाँ पे? एज अ जीरंड यूज़ हुआ है, और ये आपका प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट यानी प्रपोजिशनल ऑब्जेक्ट पीओ हो जाएगा। इसके बाद में ये जो दे है ना, ये क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका? ट्रेनिंग के बाद जो दे आ रहा है, ये दे आपका कनेक्ट कर रहा है पार्ट ऑफ ट्रेनिंग के साथ। यानी अगर मैं बोलूँ ये एक पूरा क्लॉज यहाँ पर ख़त्म होता है, तो दूसरा क्लॉज क्या हो जाएगा आपका? दे ऑफर्ड से शुरू हो जाएगा, ठीक है ना? तो ये क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर? सब्जेक्ट नंबर 2, और ये हो जाएगा आपकी वर्ब नंबर 2, ठीक है ना? ये वर्ब हो गई। और ये जो वॉज यूज़ हुई है ना, ये वर्ब आपकी अब पार्ट के लिए यूज़ हुई है। इस वाले सब्जेक्ट 1 के लिए आपका वॉज यूज़ हुआ है, तो ये होगा आपका V1। क्लियर है? बात को समझना। V1 और V2 क्यों बोल रहा हूँ मैं? ये V1 V2 आपका फॉर्म नहीं है, ये आपका सेकंड वाली वर्ब है ना, ऐसे सेकंड 2 भी लिख दो या फिर, ठीक है ना? ये फर्स्ट वाले सब्जेक्ट की वर्ब है। इसके बाद में रियल गुड, यानी कि ये गुड क्या है? ये एडजेक्टिव है। क्लियर है? पार्ट ऑफ ट्रेनिंग कैसा था? तो गुड था, अच्छा था। ये सब्जेक्ट को क्वालिफाई कर रहा है, नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, एडजेक्टिव हो गया ये। एडजेक्टिव हो गया, इसका मतलब कि ये जो रियल है, ये आपका रियल तो नहीं आना चाहिए, क्योंकि एडजेक्टिव के साथ एडजेक्टिव नहीं आता है। एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने वाला कौन होता है? तो एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने वाला एडवर्ब होता है। तो यहाँ पर रियल नहीं, रियली आना चाहिए, मतलब ऐसा एडवर्ब यूज़ होना चाहिए यहाँ पर, तो हम रियली को यूज़ करेंगे ना कि। बात समझ में आ गई? क्लियर है सारी बातें? अगले क्वेश्चन पे आते हैं, इसको हटा के क्वेश्चन नंबर 6 समझते हैं। अब वही क्वेश्चन नंबर 146 है। अब देखो मैं सारी चीज़ों को क्यों इतना ज़्यादा एक्सप्लेन करता हूँ, क्योंकि मैंने आपको जैसा कि बताया, हम पूरी ग्रामर को इसी तरीके से, पूरी का ग्रामर को ऐसे ही कवर कर लेंगे। समझ रहे हो बात को? और जो चीज़ें मुझे स्टार्टिंग में मिलती हैं, जैसे अभी मुझे एक नया पॉइंट मिल गया, मैंने वो पूरा समझा दिया रियल और रियली का। अब जो आगे आएगा वहाँ मैं बस आपको याद दिला दूंगा कि भाई ऐसे ऐसे हो रहा होता है, ठीक है ना? क्योंकि हर चीज़ को हमें पूरा एक्सप्लेनेशन करके देखना है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ सारे सेट्स को आप देखें, ठीक है ना? जितने भी डे चल रहे हैं आपके, सारे डे को एक एक करके देखते जाना, कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं, ठीक है? अब देखो, द सॉइल वॉज मॉइस्ट एज देयर वॉज लिटिल रेन द डे बिफोर। अब देखो कभी भी लिटिल हो गया, ठीक है? यहाँ पे आपके पास 3 चीज़ें होती हैं, मैं आपको अंतर बता देता हूँ एक बार यहीं पे। लिटिल होता है, एक अ लिटिल होता है, एक द लिटिल होता है, ठीक है ना? तो देखो क्या क्या फ़र्क हो रहा है होता है इनके बीच में, बड़े ही ध्यान से समझना। अब कभी भी मैंने बोला मेरे पास में ना एक बॉटल में पानी था, ठीक है? ये मेरी बॉटल है, इस बॉटल में कुछ पानी भरा हुआ है, ठीक है? तो लेट्स से इस बॉटल में मुझे प्यास लगी है। क्लियर है? ये इसमें लिटिल पानी है। लेट्स से ये बॉटल है, बॉटल में इतना पानी है, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा प्यास लगी है। तो मेरे पास ये क्या है? इसके कंपैरिजन में मुझे चाहिए बहुत सारा पानी, लेकिन कंपैरिजन में पानी बहुत कम है, मेरी प्यास नहीं बुझा पाएगा। तो वो क्या है? उसके लिए मैं बोलूँगा निगेटिव सेंस में, मेरे पास बहुत कम पानी है। बात को समझना बड़ी ध्यान से। अब मैं बोलूँ अगर अ लिटिल, अब मेरे पास एक बॉटल है, बॉटल में मुझे इतना पानी पीने की मुझे प्यास लगी हुई है, और मेरे पास पानी है इतना, ठीक है ना? तो सफिशिएंट से थोड़ा ज़्यादा ही है मेरे पास। तो मैं उसके लिए क्या बोल दूंगा कि अ लिटिल, ठीक है? अ लिटिल मेरे पास पानी है, मतलब थोड़ा सा ज़्यादा है, बस हल्का सा, मतलब मेरी प्यास यहाँ तक की थी, मेरे पास में हल्का सा पानी और ज़्यादा, मतलब मेरा काम तो आराम से चल जाएगा। तो उसे मैं बोलता हूँ अ लिटिल पॉजिटिव के लिए, ठीक है ना? ये आपका होता है नेगेटिव सेंस के लिए लिटिल, और पॉजिटिव होता है द पॉजिटिव के लिए अ लिटिल का यूज़ करते हैं, ठीक है ना? बात को समझते जाना बड़ी ध्यान से। अगर मैं द लिटिल का यूज़ कर दूँ यहाँ पर, ऐसे ही आपका अफ्यू और द फ्यू का भी सेम कॉन्सेप्ट होता है, बस एक समझ लो आप लिटिल में क्या चक्कर चल रहा होता है। देखो, अब अगर मैं द लिटिल की बात कर दूं, तो मेरे पास ये बॉटल है, बॉटल में मुझे यहाँ तक प्यास लगी हुई है, लेट से मुझे इतनी प्यास लगी हुई है, और उसमें इतना ही पानी है, उतना ही पानी है जितनी मुझे ज़रूरत है, ठीक है ना? तो मैं जितना पानी पी लूँगा और एक बार में काम खत्म हो जाएगा, तो उतने को हम बोलते हैं द लिटिल। मतलब पूरा अपना काम चल जाए, ठीक है ना? ना वो नेगेटिव में है ना पॉजिटिव में है, बस अपना काम चला हुआ है। क्लियर है? तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे? द लिटिल का यूज़ करेंगे। बात समझ में आ गई? ये कॉन्सेप्ट हमेशा याद रहेगा। क्लियर है? अब देखो, अब अपने पास क्वेश्चन क्या है? द सॉइल वाज मॉइस्ट, यानी कि सॉइल क्या है? वो मॉइस्ट थी, एज देयर वाज लिटिल रेन, यानी कि देयर वाज, यानी कि वहाँ कुछ रेन हुई थी। अब मैं आगे जब सेंटेंस को देखूंगा ना, तब मुझे क्लैरिफाई होगा कि मैं यहाँ पे क्या लगाना चाहूँगा, ठीक है ना? द डे बिफोर, तो अगर आज भी आपकी सॉइल मॉइस्ट है, बात को समझना, ये बड़ी ही आपकी क्लियर कर रहा है ये सेंटेंस आपको। ये जो सॉइल है, बारिश हुई,
तो मैंने क्या बताया आपको, नेगेटिव तो तब होता जब बारिश होने के बाद भी आपकी सॉइल सूखी रहती, हाँ कि नहीं। मैंने क्या बताया नेगेटिव में, आपको जितनी ज़रूरत है उससे कम, ठीक है ना, मॉइस्ट हो जाती। अब लेकिन अगर मैं आपसे बात करता कि रेन हो गई और उस दिन तो मॉइस्ट रहा और फिर अगले दिन मॉइस्ट नहीं था, तो वहाँ पर दा का यूज़ हो जाता, मतलब जितनी ज़रूरत थी उतना सॉइल को पानी मिल गया। लेकिन अब बात क्या हो रही है, द डे बिफोर, यानी कि इससे पहले तो बारिश हुई है लेकिन आज के टाइम भी आपकी सॉइल जो है मॉइस्ट है। इसका मतलब अपने को पॉजिटिव मिल रहा है, पानी थोड़ा ज़्यादा ही मिल गया, हाँ कि नहीं। तो इसलिए यहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे, आ लिटिल का यूज़ करेंगे। किसका यूज़ करेंगे, लिटिल का नहीं, आ लिटिल का यूज़ करेंगे। तो बोलो ये बात समझ में आ पाई है क्या, क्लियर हो गया, कंसेप्ट समझ में आ गया। हाँ भाई, चलो अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं फटाफट से। इसको आप अगर नोट करना चाहो कर लेना, बस आपको ना क्लियर करना पड़ेगा चीज़ों को। पता नहीं इसमें भी आपको रट्टे बैठा दिए जाते हैं कि ऐसा करोगे तो आ लिटिल आएगा, ऐसा करो तो आ लिटिल आएगा। कुछ भैया लैंग्वेज है, ये बात को समझो। लैंग्वेज में हमें कंसेप्ट को समझना होता है, हम बोलना क्या चाह रहे हैं। उसमें कोई वो थोड़ी कि रॉकेट साइंस लगाओगे आप इंग्लिश में बैठ के। खैर, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 147 क्या है, द मैनेजर वॉन्टेड टू नो हु हैड अराइव्ड अर्ली दैट डे, द कैशियर और द अकाउंटेंट। ठीक है, तो क्या बात हो रही है, मैनेजर जानना चाहता था कि कौन जल्दी आया था उस दिन। अब उसने ये भी बता दिया कि दो लोगों के बीच में वो कंपैरिजन करना चाह रहा है, कैशियर पहले आया या अकाउंटेंट पहले आया। तो कभी भी दो लोगों के बीच में जब कंपैरिजन हो रहा होता है तो हम किसका यूज़ करते हैं कंपैरिजन के लिए। अभी कंपैरिजन के लिए हम यहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ कर रहे होते हैं कि नहीं कर रहे होते हैं, क्लियर है। तो यहाँ पर हम कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ करेंगे, ठीक है। अब कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ करेंगे तो यहाँ पर अपना क्या लिखा हुआ है, हु अराइव्ड अर्ली। तो अगर दो लोगों के बीच में कंपैरिजन होगा तो हम यहाँ पर अर्ली नहीं अर्लियर का यूज़ करेंगे। कंपैरेटिव डिग्री क्या होती है अर्ली की, अर्लियर, ठीक है ना। तो अर्लियर का यहाँ पर यूज़ कर रहे होंगे, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा अपना, द मैनेजर वांटेड टू नो हु हैड अराइव्ड अर्लियर दैट डे, यानी इन दोनों में से कौन जल्दी आया, ठीक है ना। क्लियर है कंपैरेटिव डिग्री का यूज़। अगलो चलो अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 148 में हमसे क्या बोल रहा है, दे आर पॉलिटिकली इंपॉर्टेंट फैमिली, यानी कि वो पॉलिटिकली इंपॉर्टेंट फैमिली है, ठीक है। दूसरी बात, वन ऑफ हिज सिस्टर्स इज़ अ मिनिस्टर, यानी कि उसमें से उसकी एक बहन क्या है, मिनिस्टर है, ठीक है। और दूसरी जो बहन है वह एंड द अदर इज़ मैरिड विद अ मिनिस्टर, और जो दूसरी वाली है वो मिनिस्टर के साथ उसकी शादी हो गई है, ठीक है ना। यानी कि वो बहुत ही पॉलिटिकली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक बहन तो खुद ही मिनिस्टर है, दूसरी वाली जो बहन है वो मिनिस्टर से मैरिड है। अब देखो कभी भी आपको याद रखना है ये चीज़, बहुत बार आया है क्वेश्चन कि मैरिड के साथ में आप किसका यूज़ करेंगे, कौन सी प्रपोजिशन का यूज़ करेंगे। तो कभी भी मैरिड विद नहीं होता। बच्चे यहाँ पे बहुत धोखा खाते हैं कि मैरिड है तो मैरिड शादी तो किसी के साथ ही होती है ना, तो मैरिड विद का यूज़ कर लेते, कहाँ दिक्कत आ रही है। हाँ भाई, तो मैरिड विद नहीं होता है, कभी भी आप यूज़ करेंगे तो मैरिड टू का यूज़ करेंगे, ठीक है ना। अगर आप वैसे भी बोलना चाह रहे हो किसी से कि उसकी इससे शादी हो रखी है, तो आप क्या बोलोगे, मैरिड टू, ही इज़ मैरिड टू हर, ठीक है ना। ऐसे यूज़ करेंगे, क्लियर हो गया। चलो अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं, ये हमेशा याद रख लेना, ठीक है ना। मैरिड के साथ किसका यूज़ करेंगे, टू का यूज़ करेंगे। चलो अगले क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमसे, सपोजिंग दैट द इन्फॉर्मेशन प्रूव्स टू बी टोटली रिलायबल, व्हाई शुड वी स्टिल हैव टू रिकास्ट द प्लान्स। क्या बोल रहे हैं हमसे, ये हमने सपोजिंग द इन्फॉर्मेशन प्रूव्स टू बी टोटल रिलायबल, यानी कि हम सपोज कर लेते हैं कि इन्फॉर्मेशन जो है वो पूरी तरीके से रिलायबल है, तो हम क्या करें, शुड वी स्टिल हैव टू रिकास्ट द प्लान, तो हमें क्या फिर भी अपने प्लान्स को क्या करना पड़ेगा, रिकास्ट करना पड़ेगा, वो ये पूछ रहा है, ठीक है ना। अब बात को समझना, कभी भी बड़े ध्यान से सुनना, कभी भी आपका शुड वी का ये फॉर्म बन जाए, देखो क्या होता है, कभी भी आपका सेंटेंस बन जाए सपोज दैट से आपका कोई भी सेंटेंस बनता है, तो इसके बाद में जो आपका क्लॉज होता है सपोज दैट वाला क्लॉज है ना, जिस सेंटेंस में आपका सपोज दैट वाला क्लॉज होगा वो सेंटेंस हमेशा अपना सिंपल प्रेजेंट में रहेगा। किस में रहेगा, सिंपल प्रेजेंट में, ठीक है ना। आप इस फॉर्म को थोड़ा सा याद ध्यान रख लेना, ठीक है ना। जैसे आपके कंडीशनल होते हैं ना, वैसे ही आपका ये होता है, सिंपल प्रेजेंट हो गया। इसके बाद में जो मेन क्लॉज में आपका सेंटेंस आता है ना, मेन क्लॉज में सपोजिंग दैट के साथ, तो मेन क्लॉज में आपका हमेशा आपका यहाँ पर सिंपल फ्यूचर का यूज़ हो रहा होता है, सिंपल फ्यूचर, ठीक है ना। तो ये हो गया अपना मेन क्लॉज। मेन क्लॉज में क्या आएगा, सिंपल फ्यूचर आएगा। सिंपल फ्यूचर का मतलब क्या है, वहाँ पे आपकी ओनली मॉडल वर्ब्स यूज़ होंगी। क्या होंगे, आपके मॉडल वर्ब्स यूज़ होंगी, क्लियर है। जैसे कि आपका क्या मॉडल वर्ब्स हो गई, विल हो गया, ठीक है, वुड हो गया, शुड हो गया, शैल हो गया, ठीक है ना। यही सारी चीज़ें आपकी यूज़ हो रही होंगी, ठीक, क्लियर है। अब देखो यहाँ पर हमारे पास क्या है, अब जरा इसको देख लेते हैं, शुड वी स्टिल हैव टू रिकास्ट। अब ये देखो अपना यहाँ पर क्या दे रखा है, हैव टू दे रखा है। हैव टू का मतलब यहाँ पर हमने क्या यूज़ कर दिया है, टू रिकास्ट का हमें यहाँ पर यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि भैया हमें यहाँ पे इन्फिनेटिव लगाना ही नहीं है, हमें ओनली सिंपल पास्ट में चीज़ों को लेकर चलना है। तो देखो सिंपल पास्ट कैसे बनेगा, शुड वी स्टिल
हैव, शुड वी स्टिल, हैव टू हम यहाँ से हटा देंगे, ठीक है ना। शुड वी स्टिल रिकास्ट द प्लान्स, तो आपका ये सिंपल फ्यूचर में बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा अगर मैं यहाँ से हैव टू को हटा देता हूँ, क्योंकि मुझे क्या नहीं चाहिए, मुझे यहाँ पे ओनली मॉडल वर्ब्स का यूज़ करना है, पहली बात। और दूसरी बात, मुझे यहाँ पर इन्फिनेटिव का भी यूज़ नहीं करना है, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा अपना, शुड वी स्टिल रिकास्ट द प्लान्स। इस चीज़ को आप थोड़ा सा नोट कर लेना। कभी भी आपका सपोज दैट के साथ जो भी सेंटेंस यूज़ होगा, पहला वाला जो क्लॉज होता है, यानी कि जो सपोज दैट के साथ वाला टेंस होगा उस वो तो सिंपल प्रेजेंट में रहेगा। इसके बाद में जो आपका मेन क्लॉज आता है वो सिंपल फ्यूचर में रहेगा, यानी कि उसमें क्या होंगे, मॉडल वर्ब्स का यूज़ हो रहा होगा। क्लियर है। अगले सेंटेंस पर आ जाता हूँ, ठीक है ना। इसे आप नोट कर लेना पॉज करके। क्वेश्चन नंबर 150 देखो, दो इट्स ग्लोस कैन फूल फ्यू अनवरी कस्टमर्स, यानी कि इसकी जो चमक है वो कुछ अनवरी, यानी कि जिनको अनभिज्ञ होते हैं ना, जो कस्टमर होते हैं, जो नए नए कस्टमर, उन्हें पता नहीं होता चीज़ों के बारे में, तो इसकी चमक क्या है, जो दो अनवरी कस्टमर्स हैं उन्हें तो फूल बना सकती है, उन्हें तो बेवकूफ़ बना सकती है। इट वुडेंट बी डिफिकल्ट फॉर द क्लेवर वंस टू जज इट्स रियल वर्थ, लेकिन ये आपके जो चालाक लोग होते हैं ना, उनको इसकी रियल वर्थ पता करने में देर नहीं लगेगी, ठीक है ना। अब देखो जरा, यहाँ पर मैंने क्या बोला है, दो इट्स ग्लोस कैन फूल फ्यू। अब ये क्या है, फ्यू। अब जरा सा यहाँ पर बात को समझना, ठीक है ना, बड़ी ध्यान से देखना। मैंने आपको समझाया था अभी, लिटिल समझाया था, अ लिटिल समझाया था, द लिटिल समझाया था। मैंने बोला था का फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू का भी सेम कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है ना, द फ्यू, ठीक है। अब देखो, इसमें मैंने आपसे सेंटेंस में क्या बोला, अब इसका वही सीन है कि फ्यू में आपका नेगेटिव सेंस में जाता है, अब फ्यू आपका पॉजिटिव में जाता है, और अपना द फ्यू होता है कि बस उतना उतना है जितना अपना काम चल गया, ठीक है ना। वही आपका सेंस हो रहा होता है, वहाँ पे हमने पानी ले लिया था क्योंकि वो लिटिल की बात हो रही थी बेसिकली, ठीक है ना। अब मैं यहाँ पे कुछ और ऐसे काउंटेबल ले लूँगा, ठीक है, फिलहाल। अब देखो क्वेश्चन में क्या है, इसकी जो ग्लोस है वो फूल बना सकती है। तो अगर वो कुछ कस्टमर जो नेगेटिव में है, अगर मैं यहाँ पर फ्यू का यूज़ कर रहा हूँ, मतलब कि बहुत ही कम कस्टमर ऐसे होते, तो मैं ये बात क्यों बोलता कि जो अनवरी कस्टमर हैं वो उनको फूल बना सकता, तो मुझे कुछ बोलने की बात ही नहीं थी। जैसे लेट से मेरे पास 100 कस्टमर आते हैं, उसमें से एक कस्टमर जो है फूल बन जाता है, तो मैं उसको चिल्ला चिल्ला के सबको बताऊंगा थोड़ी, अरे भाई बहुत सारे कस्टमर हैं जो फूल बन जाते हैं, बहुत सारे कस्टमर फूल बन जाते हैं, नहीं, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है, ये आपके कुछ ज़्यादा ही, मतलब जितने एक्सपेक्ट करो उससे ज़्यादा ही कस्टमर जो हैं फूल बन जाते हैं। बस जो क्लेवर है ना, सारे लोग तो क्लेवर नहीं होते, ये आपको बिल्कुल देखो, लैंग्वेज के जो यूज़ हो रहा होता है ना, उसमें हमें अपनी कॉमन सेंस, सोशल सेंस का यूज़ करना होता है। तो क्लेवर लोग सारे के सारे तो होते नहीं है, तो कस्टमर क्या होंगे, सारे के सारे तो सीख के आएंगे नहीं कि जो चमक वाली चीज़ है वो आपकी नहीं चमक रही है, वो मतलब कि जो चमक वाली चीज़ है वो सोना नहीं होती, हर चमकती हुई चीज़ सोना नहीं होती, ठीक है ना। तो क्लेवर ऐसे बहुत कम लोग होंगे। तो वहाँ पर वो बोलना क्या चाह रहा है, कई सारे जो कस्टमर्स हैं ना, कई सारे वो आपके फूल बन जाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप किसका यूज़ करोगे, आ फ्यू का यूज़ करोगे, ना कि फ्यू का। किसका होगा यहाँ पर, आ फ्यू का। क्लियर है, समझ में आया कि नहीं आया, बात को समझ पाए, ठीक है ना। अगले सेंटेंस पर आता हूँ, इसको हटाता हूँ। क्लियर है, चलो देखो, ये जो आपका अफ्यू होता है, इसका मतलब क्या होता है, आपका अफ्यू का होता है मतलब, अगर मैं यहाँ पर लिखना चाहूँ तो सम, ठीक है ना, एज अ सम यूज़ कर सकते हो आप इसको, ठीक है, यानी कि थोड़े से थोड़े, हल्के से ज़्यादा। क्लियर है, चलो इसको हटाता हूँ। अगले सेंटेंस 151 पर आ जाते हैं फटाफट से। शी प्रिटेंड्स एज इफ शी हैज़ नेवर इन हर लाइफ टोल्ड अ लाई, इजंट इट, यानी कि वो ऐसे प्रिटेंड करती है जैसे कि उसने लाइफ में कभी झूठ ही नहीं बोला, ठीक है। तो यहाँ पर देखो आपका क्या आएगा, सबसे पहली बात, वो ऐसे प्रिटेंड करती है, तो प्रिटेंड करती है तो कभी भी आपका ऐसा आ जाए, प्रिटेंड करने का सेंस आ जाए। देखो बात को समझना बड़ी ध्यान से, कभी भी आपका प्रिटेंड करने का यूज़ आता है, यानी कि यहाँ पर आपका क्या हो, बेसिकली यूज़ हो एज इफ़, ठीक है ना। किसका यूज़ हो, एज इफ़ का यूज़ हो, ये आप देख लो, एज इफ़ का यूज़ हो रहा होता है। तो कभी भी एज इफ़ के बाद जो सेंटेंस होगा वो आपका पास्ट में ही तो जाएगा। वो ऐसे प्रिटेंड करती है जैसे कि, यानी कि वो पास्ट में सेंटेंस जा रहा है कि नहीं जा रहा है, ये होता है आपका पास्ट कंडीशनल, ठीक है ना। कभी भी आप एज इफ़ का यूज़ करोगे तो आपका किस में जाएगा, पास्ट कंडीशनल टेंस में जाएगा। यानी कि यहाँ पर क्या आना चाहिए, एज इफ़ शी हैड, यानी कि अगर मैं देखो यहाँ पर बात क्या हो रही है, यहाँ पर आप प्रेजेंट की बात तो करना नहीं चाह रहे हो कि उसने अपनी पूरी लाइफ में, तो जो भी जैसे लेट सही आपका लाइफ ऑफ पॉइंट चल रहा है, ठीक है ना, यहाँ पर आप खड़े हुए हो, इतनी लाइफ आप जी के आ गए हो, ठीक है ना, और ये आपका है फ्यूचर। बात को बिल्कुल लॉजिक से समझना, यहाँ पर वो खड़ी हुई है। अब अगर मैं बोल रहा हूँ वो ऐसे प्रिटेंड करती है जैसे कि वो एज इफ उसने अपनी पीछे की पूरी लाइफ में झूठ नहीं बोला, तो पीछे की पूरी पास्ट का बात हो रहा है ना, अगर हमने एज इफ का यूज़ कर लिया, बात को समझ पाए, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, शी हैड नेवर इन हर लाइफ टोल्ड अ लाई, इजंट इट। तो हमने क्या बोल दिया कि ऐसे प्रिटेंड करती रहती है जैसे कि उसने लाइफ में कभी झूठ ही नहीं बोला। और ये शी प्रिटेंड्स अपना किस में आएगा, ये अपना प्रेजेंट में आएगा, इसलिए हमारा जो यहाँ प्रेजेंट टेट का क्वेश्चन टैग हुआ है ना यूज़, वो शी प्रिटेंड्स के लिए हुआ है, इसलिए ये क्वेश्चन टैग आपका करेक्ट है। कुछ बच्चे क्या बोलते हैं कि सर यहाँ पर तो आपने हेड लगा दिया तो इसका क्वेश्चन टैग कैसे नहीं चेंज हुआ। तो बेटा क्वेश्चन टैग क्यों नहीं हुआ, क्योंकि शी प्रिटेंड्स ये तो आपका प्रेजेंट में है ना, जो वो प्रिटेंड करने को लिए मैं सेंटेंस को यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है ना। क्लियर हुई क्या बातें, हाँ भाई।
समझ में आ गया। चलो इसको हटा के अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं 152 पर। देखो भाई, अपने पास है नॉलेज ऑफ एटलीस्ट 2 लैंग्वेजेस आर रिक्वायर्ड टू पास द एग्जामिनेशन, यानी कि हमें कम से कम 2 लैंग्वेजेस की नॉलेज होनी चाहिए एग्जामिनेशन को पास करने में, ये अपना सेंस आ रहा है। ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या होता है ना, कई सारे बच्चों को रट्टे बैठाए जाते हैं, और मुझे पता है इसमें से जो लोग आप देख रहे हो इसमें से कुछ लोगों ने रट्टे बैठाए होंगे। लेकिन अब मुझे ज़रा एक बात बताओ, इस सेंटेंस की अगर मैं पार्सिंग करूँ इसमें कुछ है ही नहीं। देखो आपको इसमें क्या रट्टे बैठाने, क्या इसमें रूल की ज़रूरत पड़ेगी, आप ज़रा देखना बड़ी ध्यान से। आपका यहाँ पर नॉलेज क्या है, अगर मैं बोल दूँ नॉलेज सब्जेक्ट है तो किसी को आपत्ति तो नहीं हो रही है, क्योंकि ये क्या है आपका यहाँ पर ऑफ क्या है, प्रपोजिशन है। तो इसके बाद वाला जो भी नाउन होगा वो अपना क्या हो जाएगा, लेट्स से यहाँ पर हमें लैंग्वेजेस नाउन मिल रहा है तो ये लैंग्वेजेस क्या होगा, इस वाली प्रपोजिशन का प्रपोजिशनल ऑब्जेक्ट बनेगा, यानी पीओ बनेगा। ठीक है ना। अब ये टू क्या है, ये अपना क्या है भाई, टू बताओ फटाफट से। ये है अपना कार्डिनल एडजेक्टिव। ठीक है ना, क्या है अपना, ये कार्डिनल एडजेक्टिव है। क्लियर हो गया। अब ये एटलीस्ट क्या है भाई, एटलीस्ट किसको क्वालिफाई कर रहा है, एटलीस्ट लैंग्वेजेस को या एटलीस्ट टू को। तो यहाँ पर अपना एटलीस्ट एज ए एडवर्ब यूज़ होगा। क्लियर है, बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, यहाँ तक आपको सारी चीज़ें क्लियर। तो यहाँ पर अपना सब्जेक्ट क्या बचा अकेला, नॉलेज, नॉलेज है ना। अब क्या है यहाँ पर आर है, यानी ये जो अपनी वर्ब यूज़ हुई है यहाँ पर, अगर मैं बोलूँ ये जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ हो रही है किसके लिए यूज़ होगी, ये नॉलेज के लिए होगी। नॉलेज क्या होता है अपना, अनकाउंटेबल नाउन होता है कि नहीं होता है, यानी कि क्या होगा, एज अ सिंगुलर यूज़ होगा। तो ये जो वर्ब लेगा वो भी सिंगुलर वर्ब लेगा कि नहीं लेगा। तो यहाँ से आपका नॉलेज आर आएगा कि नॉलेज इज़ आएगा, तो भाई इज़ आएगा। अब इसमें क्या रट्टे बैठाने थे, कौन सा रूल लग गया भाई, ज़रा मुझे बताओ, कॉमन सेंस है कि नहीं है। अब इसके बाद में रिक्वायर्ड क्या हो जाएगा, इसकी मेन वर्ब हो जाएगी, टू पास ये इन्फिनेटिव बनेगा, V1 प्लस का 2 प्लस V1, और एग्जामिनेशन इसका ऑब्जेक्ट बन जाएगा, कोई इशू नहीं है। बोलो हाँ कि नहीं, क्लियर है सबको। तो यहाँ पर आपका आर का यूज़ नहीं होगा, इसका होगा। एरर कौन से सेक्शन में, भी थर्ड वाले सेक्शन में एरर है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, बोलो हाँ। चलो अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अब देखो अगला क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा था, मेंबर्स ऑफ द अपोजिशन पार्टी इन द पार्लियामेंट शाउट अपॉन द मिनिस्टर, यानी कि जो मेंबर थे अपोजिशन पार्टी के वो शाउट करे किसके ऊपर, मिनिस्टर के ऊपर। इफ़ ही मेक्स अ रॉन्ग स्टेटमेंट, यानी कि अगर उसने गलत स्टेटमेंट बना दिया तो वो बोल दिया, तो वो क्या करेंगे, उसके ऊपर चिल्लाएंगे। अब देखो शाउट के साथ कभी भी यूज़ हो रहा होता है ना, इसको भी आप लिख लेना एक बार। शाउट के साथ हम किसका यूज़ करते हैं, एट का यूज़ करते हैं। तो शाउट एट का जो मतलब निकल के आता है ना, शाउट एट, तो शाउट एट का मतलब निकल के आता है कि टू से समथिंग इन अ लाउड वॉइस। ठीक है ना, टू से समथिंग, ऐसे हम बोल सकते हैं इसको, टू से समथिंग इन अ लाउड वॉइस। ठीक है ना। तो मतलब हम बहुत ही चिल्ला के किसी कोई चीज़ बोलते हैं ना, तो ऐसे बोलते हैं ही शाउटेड एट मी, ना कि ही शाउटेड ऑन भी नहीं आएगा, अपॉन भी नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा, ही शाउटेड एट मी, है ना। ऐसे बोलते हैं कि नहीं बोलते, आप बस एक सेंटेंस याद रखो तो ऐसे आपको याद हो जाएगा कि शाउट क्या होता है अपना। शाउट के साथ जो अपनी प्रपोजिशन आ रही होती है वो एट प्रपोजिशन आ रही होती है। क्लियर है। चलो अब हटा दूँ इसको, अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं, कोई इशू नहीं है। चलो इसको हटाते हैं, अब 154 वाले क्वेश्चन पर आते हैं। देखें, एवरी वन ऑफ द फिल्म यू सजेस्टेड आर नॉट वर्थ सीइंग, यानी कि तुमने जितनी भी मुझे मूवीज़ सजेस्ट की है ना वो एक भी देखने लायक तो है नहीं, पता नहीं क्या दे दिया तुमने मुझे। तो अब देखो, आप यहाँ पे किसकी बात कर रहे हो, मूवीज़ की। सबसे पहले तो आप फिल्म की बात कर रहे हो, और फिल्म की अगर आप बात कर रहे हो तो यहाँ पे आपका एवरीवन आएगा क्या, फिल्म क्या आपका कोई जीता जागता इंसान है जिसे मैं देख रहा हूँ, नहीं। आपकी फिल्म क्या होती है भाई, फिल्म होती है आपकी एक नॉन लिविंग पर्सन है ना, तो वहाँ पे हम एवरी वन का यूज़ नहीं करेंगे। ये आपका वन क्या होता है, वन आपका एक पर्सन को डिनोट कर रहा होता है। ठीक है ना। तो यहाँ पे सबसे पहली बात एवरी वन का यूज़ तो नहीं होगा, आप यहाँ से ये समझ गए। अब देखो इसको अगर हम थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन में लेके जाएँ तो आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है, आपको एवरी वन ऑफ द फिल्म यू सजेस्टेड आर। अब आपने देखा कि यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब मुझे तो दिख रही है वो आर दिख रही है, यानी कि यहाँ पर जो है प्लूरल है। यानी कि मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर, मैं एक साथ सारी की सारी फिल्मों पर दिखाना चाह रहा हूँ, यानी कि मैं सारी की सारी फिल्मों पर एक साथ ऑब्जेक्शन दिखा रहा हूँ कि तुमने सारी की सारी फिल्म मुझे ख़राब दे दी है। यानी कि मैं यहाँ पर क्या बोल दूँ, कभी भी आपका ऐसा आ जाता है कि प्लूरल हेल्पिंग वर्ब दिख रही है आपको, जो आपकी प्लूरल वर्ब यूज़ हो रही है और यहाँ पे आपका सब्जेक्ट यहाँ पर प्लूरल में है, तो हमें सब्जेक्ट की ही मीनिंग निकालनी होगी। अगर मैं यहाँ पर ऑफ प्रपोजिशन लेके आ गया, इसका मतलब मैंने ये सब्जेक्ट को तो हटा ही दिया, ये सब्जेक्ट तो अपने रास्ते से ही हट गया, यानी ये ऑफ, तो ये सब्जेक्ट जो है फिल्म अपना, इस ऑफ सब्जेक्ट का क्या बन जाएगी, प्रपोजिशनल ऑब्जेक्ट बन जाएगी ऑफ प्रपोजिशन का। ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर आपका होना क्या चाहिए फिर, देखो अब मुझे यहाँ से एवरी वन ऑफ हटा देना होगा, क्योंकि मुझे यहाँ पर ओनली क्या करना है, फिल्म के ऊपर अपने जो फिल्म है उसकी मुझे, उसकी तरफ मुझे पूरा रेफ़र करना है। ठीक है ना। तो ये एवरी वन ऑफ हटा दो, यहाँ पर मैं क्या लिख दूँ, ऑल। क्या बोल लिखूँगा मैं, ऑल द फिल्म्स।
तो ये आपका क्या हो जाएगा कि सभी की सभी फिल्म्स यहाँ पे मैंने क्या किया है, एक साथ सारी की सारी फिल्मों के ऊपर उंगली उठा दी है और मैंने यहाँ पर ऑल का ऑल, यहाँ पर आपका ऑल क्या कर रहा है, फिल्म को इंटेंसीफाई कर रहा है। इन सारी की सारी फिल्म को ये इंटेंसीफाई कर दे रहा है कि तुमने सारी की सारी जो भी दी है ना फिल्म, वो सारी की सारी देखने लायक नहीं है। तो यहाँ पे आपका एवरीवन हटा के यूज़ क्या करना चाहिए, ऑल का यूज़ करना चाहिए, ठीक है ना। तो क्लियर है अपना एरर किस में आ गई, फर्स्ट वाले में क्या यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है, ये मैंने आपको समझा दिया। हो सकता है कि आपको आने वाले क्वेश्चन में ऐसी चीज़ें दिख जाए, ठीक है ना। तो वही इशू नहीं, अगले वाले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। 155 क्या है, द सेक्रेटरी एंड द प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज आर अटेंडिंग द डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल मीटिंग एट द कलेक्ट्रेट। ठीक है भाई, तो जो आपके सेक्रेटरी हैं और प्रिंसिपल हैं कॉलेज के, वो अटेंड करने जा रहे हैं। तो ठीक है, दोनों अलग अलग सब्जेक्ट हैं, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों के लिए हमने आर का यूज़ कर लिया है दोनों के लिए, तो प्लूरल का हम यूज़ कर सकते हैं, आर अटेंडिंग द डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल मीटिंग एट द कलेक्ट्रेट। तो यहाँ पर कोई एरर दिख नहीं रही है, हमारा यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट चीज़ें निकल के आ रही हैं, ठीक है ना। तो कोई दिक्कत नहीं है, अगले सेंटेंस पर आ जाते हैं, यहाँ पर हमारी नो एरर हो जाएगी, ठीक है ना। कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई परेशानी हो, आपको कोई भी डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में अपने डाउट को आप पूछ सकते हो, ठीक है ना। चलो अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। 156 क्या बोलना चाहता है हमसे, देखें। नो सूनर हैड द हॉकी मैच स्टार्टेड वैन इट बिगिन टू रेन। मतलब जैसे ही आपका हॉकी मैच स्टार्ट हुआ, आपकी रेन होने लगी। तो मैंने आपको हमेशा बताया हुआ है, कभी भी आपका नो सूनर आ जाए, नो सूनर आ जाए, ठीक है, हार्डली आ जाए, बेयरली आ जाए, रेयरली आ जाए, इन सब के साथ क्या होता है आपका, पहले तो बात तो इन्वर्जन यूज़ होता है, ठीक है ना। और इसके बाद में जो आपका कंजंक्शन यूज़ होगा, नो सूनर के साथ में अकेला यूज़ होता है देन, और बाकी के आपके जितने भी हार्डली, बेयरली, रेयरली, स्कार्सली हैं, इन सब के साथ आपका क्या यूज़ हो रहा होता है, वैन यूज़ हो रहा होता है, ठीक है ना। तो इस बात को ध्यान रखना है। अभी तक आप देख चुके होंगे, अभी मैंने जितने भी डेज़ के क्वेश्चन कराए हैं, 156 के बीच में ही इतनी बार क्वेश्चन पूछ चुका है आपसे एसएससी, नो सूनर और आपका हार्डली, बेयरली, रेयरली, स्कार्सली के ऊपर की क्या बताऊँ। खैर, आपको अब तो आपको याद भी हो गया होगा, नो सूनर के साथ क्या यूज़ करते हैं भाई, देन का यूज़ करते हैं, वैन कट जाएगा देन आ जाएगा, ठीक है ना। क्या आ जाएगा भाई, देन का यूज़ हो जाएगा। क्लियर है, बात समझ में आ गई। अगले क्वेश्चन पर आऊँ भाई। चलो, इसको मैं पूरा एक्सप्लेन कर चुका हूँ पिछले के लेक्चर्स में, ठीक है ना। तो अगर आप वो स्टार्टिंग से देखते जाओगे, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। चलो, अब यह द सेक्रेटरीट कंप्राइजेज ऑफ मैनी एयर कंडीशन रूम्स। यानी कि जो सेक्रेटरीट है उसमें कई सारे आपके एसी रूम्स हैं, ठीक है ना। तो कभी भी हम क्या कर रहे होते हैं यहाँ पे, कंप्राइजेस के साथ किसका यूज़ करते हैं, देखो कंप्राइजेस, जो फिक्स्ड प्रपोजिशन है ना, वो आपकी कहीं ना कहीं यहीं से रिपीट हो रही होती हैं। आप ये सारी की सारी नोट करते जाना, ठीक है ना। तो देखो, कंप्राइजेस का मतलब क्या होता है, या फिर मैं कंप्राइजेस बोल दूँ या कंप्राइज बोल दूँ, इसका मतलब ही क्या होता है, इसकी मीनिंग में ही आ रहा होता है कंसिस्ट ऑफ। इसकी मीनिंग क्या होती है, कंसिस्ट ऑफ होती है, ठीक है ना। कंप्राइज का मतलब उसके अंदर आ गया, कंसिस्ट के साथ ऑफ भी वो प्रपोजिशन उसके अंदर अंडरस्टूड है। अब मुझे एक बात बताओ, ये कंप्राइजेज ऑफ को अगर मैं ऐसे लिखना चाहूँ एक्सपेंडेड फॉर्म में, तो क्या हो जाएगा, द सेक्रेटरीट कंसिस्ट्स ऑफ, देन एक आपका ये ऑफ और लगा हुआ है, तो इसका मतलब ऑफ ऑफ हो गया। तो ये क्या हो गया भैया, एग्जेगरेशन हो गया, यानी कि यहाँ पर क्या हो गया, सुपरफ्लस बनेगा कि नहीं बनेगा, क्योंकि कंप्राइज के अंदर अपना एक ऑफ तो ऑलरेडी आ रखा था आपने, फिर भी ऑफ ऑफ। ऑफ ऑफ क्या क्या मतलब होता है, कुछ नहीं होता है। तो एक ऑफ यहाँ से उड़ा देंगे, इसका जो अपना अंदर से अंडरस्टूड मीनिंग है वो रहेगा। इसका मतलब अपनी एरर किसमें, सेकंड वाले ऑप्शन में। याद रखना हमेशा, कंप्राइजेस का मतलब क्या होता है, कंसिस्ट ऑफ, यानी कंसिस्टस ऑफ, ठीक है ना। अगर आप यहाँ पे एस लगा रहे हो तो एस लगा दो, नहीं लगा रहे हो तो कंप्राइज की जगह यहाँ पे कंप्राइज और ये कंसिस्ट, ठीक, क्लियर है, समझ में आ गया भाई। चलो अगले क्वेश्चन पर आ जाऊँ क्या, ठीक है ना। ये आपको याद रहेगा ना, कंप्राइज के साथ कभी भी ऑफ का यूज़ नहीं करना है, क्योंकि आपका अंडरस्टूड होता है ये। चलो भाई अगले वर्ड पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 देखो भाई। इट इज़ हाई टाइम ही स्टूड ऑन हिज ओन टू लेग्स। यानी ये बहुत ही सही, यही टाइम है जब उसको अपने दो पैरों पर खड़ा होना चाहिए, क्या नहीं। ये आपको पता है, ये आपका क्या होता है, एक ईडियम होता है। क्या ईडियम होता है आपका, स्टैंड ऑन वंस ओन फीट, ठीक है ना। यानी कि अपने पैरों पर खड़े होना, इसका मतलब क्या हो रहा होता है, टू बी इंडिपेंडेंट, टू बी इंडिपेंडेंट, यानी फाइनेंशियली आप क्या करें, अपने आप में इंडिपेंडेंट हो जाए फाइनेंशियली, या फिर आप जो किसी के ऊपर डिपेंडेंट है तो अपने ऊपर इंडिपेंडेंट हो जाए, अपना एक स्वतंत्रली अपना जीवन को आप खुद संभालें, ठीक है ना। तो इसको हम बोलते हैं स्टैंड ऑन वंस ओन फीट। यानी कि यहाँ पर क्या होना चाहिए, इट इज़ द हाई टाइम ही स्टूड ऑन हिज ओन टू लेग्स नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, ऑन हिज ओन फीट्स आएगा, क्लियर है। तो आपका क्या आ जाएगा यहाँ पर, फीट्स नहीं फीट आएगा, ठीक है ना, क्योंकि फुट का आपका जो प्लूरल होता है वही फीट होता है, ठीक है, याद रखेंगे इस बात को। तो क्या हो जाएगा अपने यहाँ पर, फीट आ जाएगा। तो कभी कभी आपका इसी तरीके से क्या होता है, ईडियम से भी उठा लिए जाते हैं एरर्स, है ना। तो इसलिए बिल्कुल घबराने की बात नहीं, ईडियम से एरर आ जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आने दो, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 159 पे आते हैं। क्या है, यू शुड अवॉइड टू ट्रैवल इन द रश आवर। यानी तुम्हें क्या करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए इतने ज़्यादा रश आवर में। अब देखो, कभी भी मैं आपको बताता हूँ,
यहाँ पर हम दूसरे कलर का यूज़ कर लेते हैं। एक बार ज़रा ज़रा बड़े ही ध्यान से समझना कि आपका कभी भी अवॉइड जो वर्ब होती है, अवॉइड वर्ब जो होती है, ये हमेशा आपका जीरण लेती है, ना कि इन्फिनेटिव। ये बात आप हमेशा याद रखेंगे। ये क्या करता है, जीरण के साथ सेटिस्फाई हो रही होती है, ना कि इन्फिनेटिव के साथ। ठीक है, इन्फिनेटिव, इसके ऊपर आपका एरर बहुत बार पूछा गया है और मिलने के चांसेस हैं आपके आने वाले एग्जामिनेशन में। तो अवॉइड जो आपकी वर्ब होती है, हमेशा याद रखेंगे, ये इन्फिनेटिव के साथ नहीं जाती है। इसके साथ हमेशा क्या आ रहा होता है, जीरंड आता है। ठीक है, क्या आता है, जीरंड आता है। क्लियर है, इट ऑलवेज एग्रीज विद एन जीरंड। जीरंड क्या होता है, आपका V1 प्लस का ING की फॉर्म, यानी कि आपका अवॉइड के पास हमेशा, अवॉइड के बाद हमेशा आपका V1 प्लस का ING आएगा, ना कि आपका 2 प्लस का V1। ठीक है ना, तो ये बात याद रहेगी, ध्यान रहेगी। अभी मैं आपको एग्जाम्पल भी दिखा दूंगा। ठीक है ना, चलो हटाता हूँ इसको। फिलहाल यहाँ पर अपना क्या हो जाएगा, यू शुड अवॉइड, ट्रू ट्रैवल की प्लेस पर क्या आ जाएगा, ट्रैवलिंग आ जाएगा। ठीक है ना, ही शुड अवॉइड ट्रैवलिंग इन द रश आवर। अब अगर मैं इसके एग्जांपल की बात करूँ तो लेट्स से मैं ऐसे बोलता हूँ, अवॉइड शी अवॉइड्स टू डू हर होमवर्क, हर HW लिख देता हूँ होमवर्क को। ठीक है, तो क्या हुआ कि वो अवॉइड करती है अपना होमवर्क करना। तो यहाँ पर आपका मैंने क्या बताया, टू डू, देखो ये सेंस कितनी बेकार सी लग रही है, टू डू का यहाँ पे सेंस बनता ही नहीं है। आपका अवॉइड के साथ क्या आना चाहिए, यहाँ पर हमारा डूइंग आना चाहिए, है ना। तो हम यहाँ से टू डू को हटा देंगे, क्या आएगा आपका, जो शी अवॉइड्स डूइंग, है ना। तो आपका क्या आएगा यहाँ पर, शी अवॉइड्स डूइंग, यानी वो क्या करती है, होमवर्क करना अवॉइड करती है। तो अब बात क्लियर हो पा रही है क्या, आपको समझ में आ रही है चीज़ें। ठीक है, तो यहाँ पर आपका डूइंग यहाँ पर भी करेक्ट होगा। ठीक है ना, चलो अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन आपके आते हैं यहाँ से। अब देखो क्वेश्चन नंबर 160 क्या बोल रहा है, देयर इज़ ओनली वन ऑफ हिज नॉवेल्स दैट आर इंटरेस्टिंग। ठीक है ना, तो अब यहाँ पर मैं, आप जो लोग ना रट्टे बैठा के बैठे हैं ना कि वन के बाद में अपना आता है यहाँ पर प्लूरल सब्जेक्ट आता है हमेशा, इसके बाद में प्लूरल नाउन या प्रोनाउन आ रहा होता है, इसके बाद में हम क्या करते हैं, जो भी आपकी वर्ब आएगी वो आपकी प्लूरल आएगी। यहाँ पर कुछ बच्चे रट्टे बैठा के बैठे हैं ना। अब देखो सॉरी, अब देखो यहाँ पर क्या दे रखा है अपने को, देयर इज़ ओनली वन ऑफ हिज नॉवेल्स। अब जरा आप इसकी सेंस को समझना, वो क्या बोलना चाह रहा है, ये सिर्फ एक ही नॉवेल है दैट आर इंटरेस्टिंग, यानी वो कौन सा नॉवेल इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर आपकी बात किस नॉवेल के बारे में कर रहा है वो, ये सारे के सारे उसके नॉवेल्स इंटरेस्टिंग है क्या, नहीं। यहाँ पर उसका ओनली वन ही नॉवेल है जो कि इंटरेस्टिंग है, यानी वो उस वन नॉवेल के बारे में बताना चाह रहा है आगे की पूरी बातें, ना कि वो सारे के सारे नॉवेल्स के बारे में बताना चाह रहा है। बात को समझ पा रहे हैं, सेंटेंस क्या कहना चाह रहा है, आप सुन पाए क्या। ठीक है, तो ये आपका इंटरेस्टिंग क्या है, ओनली वही एक नोबल है, यानी कि आपका वन नोबल है। तो यहाँ पर आपका क्या आना चाहिए हेल्पिंग वर्ब में, इज आना चाहिए कि आर आना चाहिए, बोलो सिंगुलर आएगी कि आपकी प्लूरल आएगी। उसमें जो सेंस है वो किसके ऊपर आ रही है, वही एक नोबल आपका है जो इंटरेस्टिंग है। ठीक है, इसलिए मैं बोलता हूँ चीज़ों की क्या किया करो, रीडिंग किया करो। ठीक है ना, आप क्या करते हो, रट्टे कुछ बच्चे बैठा लेते हो और फिर इसके बाद में ये कैसे हो गया, वो कैसे हो गया, फिर आपको बता दिया जाता है कुछ जगह कि ये बेटा एक्सेप्शन है। तो एक्सेप्शन कुछ नहीं है यार, लैंग्वेजेस होती हैं ये। ठीक है ना, समझो इस बात को। खैर, थोड़ा सा भावनाओं में बह जाता हूँ। देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, देयर इज़ ओनली वन वे, यानी कि यहाँ पे आपका ओनली एक ही नॉवेल है जो कि इंटरेस्टिंग है। बात को समझ पा रहे हैं, क्लियर हो गया सबको। ठीक है, समझ में आ गया। तो यहीं पे अपने सेशन को एंड करेंगे। अपना यहाँ पर क्या आ जाएगा, इज़ आ जाएगा, इसे आप इज़ कर लेंगे। और कोई डाउट होता है कमेंट सेक्शन में पूछ लेना बिना शर्माए हुए। ठीक है, शर्माना बिल्कुल नहीं है, कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स को पूछ लेना है। ठीक है, चलो यहीं पे सेशन को एंड करूँगा। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।